हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर नंबर 12 का दूसरा पार्ट। मैंने आपको प्रेफरेंशियल शेयर्स रिडम्पशन समझाया पिछले 2 वीडियो में, पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन मैंने कहा था इस चैप्टर का एक पार्ट और है। इस चैप्टर का नाम ही मैंने ये रखा था, अल्टरेशन ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। मॉडल में अलग अलग दिए हुए होंगे लेकिन मैंने एक साथ दिए थे। तो रिडम्पशन वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब मैं समझाता हूं आपको अल्टरेशन एंड बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स के बारे में। ठीक है, तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर दिया है। इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है, सिंपल सी बात है कि क्या आप अपने शेयर्स को सब डिवाइड कर सकते हैं। सब डिवाइड करना मतलब समझते हो ना। सब डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि सपोज आपका शेयर 100 रुपीज ईच है, 100 रुपीज ईच। आप इसको 10-10 रुपए के 10 शेयर बनाना चाहते हो, 10-10 रुपए के 10 शेयर। तो एक शेयर 100 रुपए का और 10 शेयर बन जाए 10-10 रुपए के, तो भी तो 100 के ही रहेंगे। तो अमाउंट में चेंज नहीं आया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आ गया। कहा एक शेयर था 100 रुपए का, अब 10 शेयर बन गए 10 रुपए के। फर्क आया ना। तो अमाउंट वाइज आज भी 100 ही है। ऐसे ही कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स मतलब रिवर्स स्प्लिट अप, यानी 10-10 रुपए वाले 10 शेयर को मिलाकर 100 रुपए का एक शेयर बना दिया जाए। तो यहां नंबर ऑफ शेयर 10 थे और अब कितने हो जाएंगे 1, लेकिन वो एक ही शेयर कितने का होगा 100 का, तब भी अमाउंट चेंज नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये रिडक्शन इन कैपिटल नहीं है। 10 रुपए का शेयर आप 2 रुपए 4 रुपए जैसा अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में, वैसा नहीं है। ठीक है, वहां अमाउंट रिड्यूस जाता था। शेयर ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस टू ₹2 ईच, तो 8 रुपए हम रिडक्शन में डाल देते। वो नहीं है, यहां अमाउंट रिड्यूस नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज डिक्रीज होंगे। उसके लिए आप आए अपने नोट्स में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन में? ऑन 31 दिसंबर 2004 बी लिमिटेड हैड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 equity shares as authorized capital and the shares were all issued on which 8 was paid up. ठीक है, कितनी तारीख की बात कर रहे हैं ये? 31 दिसंबर 2004। कितने शेयर्स है इनके पास? हेड 20,000 शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। पेड अप कितना है लेकिन? ₹8 पेड अप। तो आप जो बैलेंस शीट में लिखते हो वो 20,000 से इंटू 8 का करते हैं ना। बाहर आउटर कॉलम में जो अमाउंट लिखा हुआ होगा तो इनका होगा 1,60,000। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे लिखा हुआ है इन जून 2005 द कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइड टू सब डिवाइड ईच शेयर इंटू 2 शेयर ऑफ 5 विथ 4 पेड अप। ध्यान से पढ़ना, इन जून 2005 की बात कर रहे हैं। तो जून 2005 में क्या डिसाइड किया इन्होंने कि ये जो शेयर है 10 रुपए वाला 8 पेड अप, इसको इस सब डिवाइड कर दे इनटू 2 शेयर ऑफ 5 ईच 4 पेड अप, यानी एक शेयर 2 शेयर बन जाए, 5-5 रुपए के 2 शेयर बन जाए। 10 रुपए का एक शेयर सब डिवाइडेड इनटू 5-5 रुपी शेयर, 5-5 रुपए के 2 शेयर बन जाए। तो पेडअप वैल्यू भी चेंज जाएगी। पेडअप वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 4-4 रुपए। तो हर एक शेयर 2 शेयर बन जाएगा। तो 20,000 शेयर कितने बन जाएंगे? 40,000 शेयर। कितने बन जाएंगे? 40,000 शेयर। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कौन सा वाला? पुराना 10 वाला जिसपे 8 पेडअप था, वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,60,000 से। और इसके लिए क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ ₹5 इज 4 पेड अप, 1,60,000। तो आप देखो कितनी इजी एंट्री। अमाउंट में कहां चेंज आया?
अमाउंट में चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि 10 रुपए का एक था, 5-5 रुपए के 2 हो गए। 8 पेडअप थे तब 4-4 रुपए के 2 पेडअप हो गए, तो 4-4 8 अमाउंट तो वही रहा है ना। ठीक है, बट इस तरीके से लिखोगे तो आपको याद रहेगा। और ऐसे पॉइंट में नरेशन जरूर देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए क्योंकि यहां आपको पूरा लिखना चाहिए बीइंग सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, ₹8 paid up into 2 shares of 5 each, ₹4 paid up. Hence 20,000 shares into 2, 40,000 shares. तो कुल मिला कितने शेयर हो गए? अब 40,000 शेयर हो गए। बस ये फर्क हो गया इसमें। क्लियर है एंट्री? बहुत ही इजी है। फिर आगे क्या हुआ? कंपनी ने किया जून 2006 द कंपनी जनरल मीटिंग रिजॉल्व टू कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंसोलिडेट 20 शेयर्स ऑफ 5 ₹4 पेड अप, यानी ये वाले शेयर। पुरानी कैपिटल तो डेबिट हो गई, इसका मतलब डिलीट हो गई। अब बैलेंस शीट में नई कैपिटल कौन सी दिख रही होगी? ये दिख रही होगी। 40,000 शेयर दिख रहे होंगे, 5 रुपए वाले, 4 रुपए पेडअप, 1,60,000। ये कंसोलिडेट करके वो क्या कर रहे हैं? 20 शेयर, 20-20 शेयर को मिला रहे हैं ऑफ 5 ईच, 5-5 रुपए वाले 20 शेयर मिला लें। 5-5 रुपए वाले अगर 20 शेयर मिला लेंगे तो 100 रुपए का शेयर बन जाएगा। अब 4 पेडअप, तो 20 शेयर अगर 4 रुपए पेडअप है, 80 रुपए पेडअप, इंटू 1 शेयर ऑफ 100 ईच, 80 पेडअप, लिख भी दिया आगे। तो अब क्या एंट्री होगी? अगेन अब ये वाला कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंट्री तो अगेन सेम होगी। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब कौन सा वाला? ये जो 5 रुपए वाला था 4, ये डेबिट हो जाएगा 1,60,000। नंबर ऑफ शेयर्स तो वही थे। अब ये क्या हो गए? 100 रुपीज 80 पेडअप वाले शेयर हो गए। तो अमाउंट तो आप बिना सोचे समझे भी लिख दोगे, चलेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नरेशन जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपको मार्किंग नहीं मिलेगी। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे आप? 2-3 तरीके। एक सबसे बड़ा तरीका तो उन्होंने दिया है, 20 शेयर मिलके 1 शेयर हो गए, तो कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, 20 मिलके 1। तो आपके पास कितने थे? यहाँ पे 40,000 शेयर थे। ये वाले कितने थे? 40,000। वो तो खत्म हो गए थे, वो तो कन्वर्ट होकर 40 बन गए थे। अब 40,000 शेयर 20-20 मिला के अगर मैं 1 शेयर बनाता हूं तो आप सीधा सा तरीका है, 40,000 शेयर 20-20 शेयर मिलके और 1 शेयर बन रहा है, तो यानी आप डिवाइड कर दो इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके कितने शेयर्स हो जाएंगे? 2,000 शेयर। 2,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹80 पेड अप। तो अल्टीमेट अमाउंट वही हो गया ना, 2,000 शेयर 80 रुपए का पेड अप, तो बाहर 1,60,000 अमाउंट वही आएगा। इसलिए अमाउंट में कोई चेंज नहीं। एक और तरीका, मान लो आप ऐसे नहीं कर पाओ तो ऐसा कर लेना, अल्टीमेट अमाउंट तो सेम रहेगा, तो 1,60,000 में नई पेडअप वैल्यू से डिवाइड कर देना। 80 है तो 80, 60 हो तो 60, 70 हो तो 70, पेडअप से डिवाइड करना, क्योंकि एक्चुअली जो आउटर में कॉलम होता है वो पेडअप वैल्यू का होता है, बाकी तो इश्यूड, सब्सक्राइब, अथोराइज ये अंडरलाइन करने की चीज होती है। मेन जो एंट्री होती है कॉमर्स में डेबिट क्रेडिट, वो हमेशा पेडअप से होती है। तो 80 है तो 80, 70 उससे डिवाइड कर देना, तो ऑटोमेटिकली 80 से जिससे डिवाइड करोगे 2,000 शेयर आ जाएंगे ना आपके, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज टू शो हाउ द कैपिटल विल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2004। तो 2004 में कौन से दिखाएंगे? 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ₹8 पेड अप, 1,60,000। ये आप 31 मार्च 2004 की बैलेंस शीट में दिखाओगे। 31 दिसंबर 2005 की बैलेंस शीट में आप दिखाओगे इससे पहले वाली एंट्री, कौन सी? जो 40,000 शेयर वाली। और 31 मार्च 2006 में आप जो दिखाओगे, 31 दिसंबर तो दिसंबर में आप कौन सी दिखाओगे? जून में एंट्री पास हुई, लेकिन दिसंबर की बैलेंस शीट में नई कैपिटल कितनी दिखेगी? तो ये वाली दिखेगी, 2,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप, बाहर 1,60,000। एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट आपको याद होगा, मैंने सेकंड ग्रुप में
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन किए थे 14 एंड 15, उसमें पहला ही पॉइंट था सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, ये समझा दिया मैंने, ठीक है। अब आते हैं हम मेन बोनस शेयर्स पे। इस चैप्टर के दो ही मेन टॉपिक है, एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, वो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स के बारे में हम देखते हैं। बोनस शेयर्स आप सब जानते होंगे वैसे, बोनस शेयर्स क्या कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है बोनस शेयर्स में? नहीं। आप सबको पता होगा राइट शेयर और बोनस शेयर में फर्क है। बोनस शेयर्स विदाउट एनी रिसोर्सेस, विदाउट एनी रिसोर्सेस, बिना कुछ लिए दिए आपको अपने शेयर होल्डर को फ्री में बोनस बांटना है, बदले में कुछ भी नहीं लेना है, न कैश में, न चेक से, न किसी अदर फॉर्म में, नो कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। तो चलिए शेयर होल्डर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो शेयर होल्डर की बुक्स में एंट्री नहीं करना है, शेयर होल्डर तो कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि शेयर होल्डर की बुक्स में सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, उसको बोनस मिलेगी, उसकी तरफ से मॉनिटरी कुछ भी ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो। तो हम इन्वेस्टर की बुक्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपनी की बुक्स में। इश्यूइंग कंपनी अपने बुक्स में एंट्री करे या ना करे। तो आप बोलोगे सर जब कैश पेमेंट ही नहीं हुआ, ना आया ना गया, तो फिर एंट्री क्यों करें? अगर एंट्री नहीं करेंगे तो आप बताइए कि शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो यहां पर लिखी हुई, सपोज 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख। अब आपने सपोज बोनस इश्यू कर दिए, 50,000 बोनस शेयर इश्यू, और आप एंट्री नहीं करोगे तो यहां तो 50,000 शेयर इंक्रीज दिखेंगे ही, 1 लाख ही दिख रहा है। जबकि बोनस शेयर अगर इश्यू किए हैं तो अब शेयर आपके कितना हो जाना चाहिए? आपके शेयर 50,000 और बढ़ जाना चाहिए ना, 10 ईच, 5 लाख और, तो 15 लाख शेयर कैपिटल होना चाहिए। तो दिखाना तो पड़ेगा, इसलिए इश्यूइंग कंपनी को एंट्री करना है। लेकिन कोई कैश नहीं आएगा, कोई रिसोर्सेस नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं, तो एंट्री कैसे होगी? तो एंट्री ऐसे होगी, बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपने देखा होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है, यहाँ सीआर अकाउंट पड़ा होता है, सीआरआर अकाउंट होता है, और जनरल रिजर्व, पी&एल अकाउंट। ऐसे ये कैपिटल नेचर के अकाउंट्स होते हैं, ये फ्री रिजर्व्स के नेचर के होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। तो बोनस शेयर में कोई ज्यादा झंझट नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इनमें से किसी रिजर्व में से 5 लाख रुपए हटा के उधर 5 लाख प्लस करना है, बस। इसका वाला एंट्री हो गई आपकी रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डायरेक्ट एंट्री भी हो सकती है, 5 लाख रुपए का रिजर्व्स कम हो गए, 5 लाख रुपए से कैपिटल इंक्रीज हो गई। अब रिजर्व्स कौन से कम करना हो तो वो बताता हूं मैं आपको, ठीक। एंट्री हो गई तो आप शॉर्टकट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन के साथ एक लाइन आ रही है, स्पेशली बोनस का क्वेश्चन नहीं, किसी और का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब बोनस का स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं आपको इन एंट्री को सिस्टमेटिक लिखवा देता हूं। कंसेप्ट इतना सही है, बस इधर कुछ भी नहीं डिस्टर्ब होता है, बस जो भी होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, जो भी होगा इसी से होगा। एक और बात, इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप होना चाहिए तो ही बोनस शेयर इश्यू होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते, ठीक है। तो बोनस शेयर्स कैन बी इश्यूड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स। तो अगर क्वेश्चन में पार्टली पेड शेयर्स होंगे तो मुझे इनको कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करने के बाद फुली पेड अप बनाना पड़ेगा, फिर मैं इनको बोनस शेयर्स दूंगा। तो हम एंट्री लिखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो मैं ये फुली पेड अप वाला झंझट समझाता हूं आपको। सपोज आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, तो पार्टली पेड अप शेयर्स के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स के केस में आप सबसे पहला क्या करेंगे? फर्स्ट मेक फाइनल कॉल ऑन शेयर्स। तो फाइनल कॉल की क्या एंट्री होगी? फाइनल कॉल की एंट्री होगी आपकी, जानते हैं आप सभी लोग, क्या एंट्री होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपने फाइनल कॉल की एंट्री कर दी, इतना कॉल आपने ड्यू किया। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है, उनसे आपको इतने रुपए लेना है, ठीक है। और
टू इक्विटी शेयर, सब जानते हो। दूसरी एंट्री भी आप सब जानते हो, क्या होती है दूसरी एंट्री? दूसरी एंट्री है कि पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन यहां आके थोड़ी सी एक गड़बड़ है, वो ये है गड़बड़ कि आपको इतना सोचना है कि ये जो फाइनल कॉल होगी ये किस तरीके से होगी। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, तो अगर पैसा आ जाए उनसे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्री तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए मुझे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नई बात तो यहां बता रहा हूं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फाइनल कॉल अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट बोनस, तो अगर ऐसा हुआ तो उनसे पैसे नहीं आएंगे आपको उसमें किसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बोनस टू शेयर होल्डर एक अकाउंट खोलेंगे हम, डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज मुझे उनसे 2 लाख रुपए लेना थे, सपोज मुझे उनसे कितने रुपए लेने थे, 2 लाख रुपए ड्यू करे, 2 लाख आ जाए तो इस बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल एंट्री। लेकिन हो सकता है वो 2 लाख रुपए भी आपने लिए नहीं, उसको भी बोनस में यानी उसको भी बोनस मान लिया। तो बोनस 2 तरीके से होता है, एक तो नए शेयर दे दो फुली पेड अप, और एक दूसरा ये कि पुराने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बना दो, कन्वर्ट कर दो विदाउट कैश, बिना पैसा मंगवाए आपने उसका पार्टली पेड शेयर्स फुली पेड अप मान लिया। मतलब आपने एक आगे ठीक है, आपने मान लिया कि आपने 2 लाख दे दी, ये भी तो बोनस है। तो बोनस 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये आप चार्ट अपना इसमें लिख लें। ये हुआ पहले, सबसे पहली स्टेप यही रहेगी कि पहले आपको ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन में ये वाला केस है या ये वाला केस है। स्टडी मटेरियल में अक्सर क्वेश्चन इससे किए हुए, क्लियर लिखा है, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन मेरे नोट्स में इसके रखे ताकि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आए। पहले मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको नॉर्मल कंसेप्ट समझ में आए जो हम जनरली करते आए, फिर मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। ये फाइनल कॉल। अब फुली पेड अप शेयर्स हो गए। अब बोनस शेयर्स की एंट्री लिखना है आप, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स की एंट्री नंबर 1 लिखना, एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ बोनस। तो बोनस सैंक्शन जब होता है एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ बोनस, जैसे बोनस सैंक्शन हुआ तब क्या एंट्री होगी? तब एंट्री होगी, मैंने अभी आपको सिंपल बताया था कि रिजर्व्स कैपिटलाइज होते हैं। क्या होते हैं? रिजर्व्स। कैश तो आता नहीं, तो जब सैंक्शन होगा तो आपको अपने रिजर्व्स डेबिट करना पड़ेंगे। कौन कौन से रिजर्व डेबिट कर सकते हो? तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो या रेवेन्यू नेचर के, ठीक है, कोई से भी आप रिजर्व्स डेबिट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रायोरिटी बताता हूं कि जनरली सबसे पहले अगर क्वेश्चन में है सीआरआर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सीआरआर अकाउंट, तो आप सबसे पहले सीआरआर को डेबिट करना है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है रिडम्पशन में कि सीआरआर कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, अदरवाइज कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस। तो सीआरआर। फिर आप कैपिटल नेचर में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम ले सकते हो, लेकिन प्रीमियम के बारे में एक नोट बताता हूं मैं आपको। और प्रीमियम के बारे में नोट ये है कि इफ रियलाइज, चलिए प्रीमियम का नोट अलग से लिखवा दूंगा मैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है सीआर कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में आप लिखेंगे इफ रियलाइज्ड, मतलब कैपिटल रिजर्व तो कई बार लोग बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन के लिए भी सीआर लिख देते हैं, लेकिन क्या वो रियलाइज होता है? नहीं। तो इसलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व या ऐसा कैपिटल रिजर्व जो कि ऑटोमेटिकली बना हो विदाउट एनी रिसोर्सेज, जिसमें पैसा नहीं आया, कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ। जैसे हम रियली एसेट बेचते हैं तो एसेट बेचने पे जो पैसा आता है उसको आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, वो रिजर्व रियलाइज रिजर्व। कुछ कहेंगे कि रियलाइज है या अनरियलाइज है तो उतना हम मान लेंगे, नहीं कहा क्वेश्चन साइलेंट है तो वी अज्यूम दैट ऑल कैपिटल रिजर्व इज रियलाइज्ड रिजर्व।
तो कोशिश करना पहले ये 3 कैपिटल नेचर के आइटम्स यूज करो, क्योंकि इनका यूज आप डिविडेंड बांटने में नहीं कर पाओगे, कैपिटल नेचर की। जनरल रिजर्व पहले यूज मत करो, जनरल रिजर्व तो हम फ्री रिजर्व कहीं भी यूज कर लेंगे। जनरल रिजर्व इसके बाद लेना, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, ठीक है, और एनी अदर रियलाइज्ड रिजर्व, और भी कोई रियलाइज रिजर्व हो तो वो सब आप ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट कोशिश करना ये रैंकिंग रहे। 2, मैंने कहा अगर क्वेश्चन में सिंपल एक ही पॉइंट का क्वेश्चन है, सपोज आपका 1 या 2 नंबर का या किसी अदर क्वेश्चन में, तो सीधे आप 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो, बात ही खत्म। रिजर्व्स कैपिटलाइज करके शेयर इश्यू कर दी। लेकिन सिस्टमेटिक बोनस का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस एंट्री को डबल करना, पहले आप इसको बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में ले जाना। कहां ले जाना? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में, ये सैंक्शन करते समय, ठीक है। अब कितना बोनस सैंक्शन करेंगे हम, तो ये या तो क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया होगा कि 1:2, 2:1, या इस तरह से 2 शेयर पे 1 शेयर, 1 शेयर पे 2 शेयर, वो आपको देखना पड़ेगा। प्लस इस अमाउंट में वो कॉल का पैसा भी आ जाएगा, अगर कॉल भी बोनस में एडजस्ट करना है तो उतना भी अरेंजमेंट करना है, यानी 2 अरेंजमेंट करना है आपको, एक तो कॉल के बराबर पैसा और एक जितने नए शेयर इश्यू करना है, 2 के बदले में 1 या 3 के बदले में 4 ऐसा लिखा है, तो वो भी, तो यहां 2 चीजें होगी, ठीक है। लेकिन अगर जिन क्वेश्चन में कॉल्स कैश में मंगवा लिया आपने अलग से, तो फिर यहां सिर्फ नंबर ऑफ शेयर जो इश्यू करना उतना ही अमाउंट का अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट कहां से होता है? तो यहां से होता है अरेंजमेंट, ठीक। सेकंड एंट्री, ये तो हुई सैंक्शन की एंट्री। अब सेकंड एंट्री होगी आपकी, सेकंड नंबर एंट्री, सेकंड होगी एट द टाइम ऑफ इश्यू, एट द टाइम ऑफ इश्यू। इश्यू जब करेंगे तब क्या एंट्री होगी? तो इश्यू जब करेंगे तो एक तो मैंने कहा कि अगर वो शेयर फाइनल कॉल वाला है तो आपने अभी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्या किया? क्रेडिट किया ना, तो उस क्रेडिट में से थोड़ा तो डेबिट हो जाएगा, किसमें? थोड़ा डेबिट हो जाएगा आपका शेयर फाइनल कॉल के नाम से, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल। तो कुछ बोनस तो आप फाइनल कॉल में एडजस्ट कर लोगे, इफ फाइनल कॉल नॉट रिसीव्ड इन कैश, और बचा हुआ बोनस जो है बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, इसके आप नए शेयर इश्यू करना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां नरेशन में हम लिख देंगे बोनस शेयर इश्यूड इन द रेशियो ऑफ 1:2 या जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। बस 3 एंट्री का खेल, ठीक है। यानी सही माने 2 एंट्री का खेल है। एक एंट्री में आप रिजर्व्स डेबिट करके और 2 बोनस करोगे, और दूसरी एंट्री में बोनस डेबिट करके और 2 शेयर बांट दोगे 2 में। ये तो एक्स्ट्रा है कॉल के बारे में, वो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, ठीक है। एक नोट इसके नीचे लिखना रहेगा, वो मैंने नोट इधर साइड पे स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप इस नोट को एज इट इज अपनी कॉपी में लिख देना स्टार बना के। ये प्रीमियम के बारे में सेबी की गाइडलाइन से रिलेटेड नोट्स हैं। सेबी की गाइडलाइन ये बोलती है, सेबी और कंपनी से अलग अलग चल रहा है इस केस में। सेबी की गाइडलाइन किस पे लगती है? लिस्टेड कंपनी पे। यानी अगर लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन करेंगे तो इस गाइडलाइन में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि एज पर सेबी गाइडलाइन रेगुलेशन सच सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी रियलाइज इन कैश, should be realized in cash, means if premium account realized in cash then it should be utilized for bonus, ठीक है। if it is not realized in cash then it cannot be utilized for bonus shares, but in case of companies act there is no restriction। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनलिस्टेड कंपनी जिन पे सेबी रेगुलेशन नहीं लगता वो लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को ऑलवेज यूज कर सकते हैं, वेदर रियलाइज और नॉट रियलाइज। ये पूरा नोट मैंने आपको लिख दिया है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करें। अब मैं पहले आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवाता हूं, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये देखें आप पहले, फिर आगे की ओर। नंबर 1 में 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each CRR सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि ऊपर लिखा हुआ आप देखो ध्यान से क्वेश्चन में
क्या लिखा हुआ, भरत लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी वर्ड लिखा इट मींस प्रीमियम शुड बी रियलाइज इन कैश, अदरवाइज इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। फिर आगे लिखा जनरल रिजर्व सरप्लस क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट। द कंपनी डिसाइड टू इश्यू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स एट द रेट 1 शेयर फॉर एवरी 4 shares held, 1 share for every 4 held, and for this purpose it decide that there should be minimum reduction in free reserves. Past journal entries, minimum reduction in free reserves. देख लेते हैं हम। अब आपके पास बिल्कुल सिंपल सी एंट्री, इसमें कोई कॉल्स वाली बात नहीं, फुली पेड अप शेयर्स है। तो सिंपल पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालने को, जिन क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ तो बहुत ही बेस्ट है कि आपके पास 40,000 शेयर्स है, कितने हैं 40,000 शेयर है ऑफ ₹10 ईच। तो हर 4 के बदले में 1 शेयर, ये रेशो गलत मत लगाना, 4 के बदले में 1 शेयर, ये इस तरीके से दिया हुआ, ध्यान रखना। तो ये अगर रेशो में आएगा तो ऐसे आएगा 1:4। आगे जो लिखा है ये बोनस शेयर है, और ये जो लिखा है ये एग्जिस्टिंग शेयर। एक बोनस देना है 4 के लिए, तो आपको 1/4 डिवाइड करना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर कितने हो गए, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये आप पहले डिसाइड कर लो। अगर अमाउंट क्वेश्चन में डिसाइड हो गया तो बेस्ट है। बस फुली पेड अप शेयर्स वाले क्वेश्चन में तो क्या है, 2 एंट्री में खेल खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे हम, नंबर 1 सबसे पहले कौन सा यूज करना चाहोगे आप, CRR यूज करना चाहोगे। फिर क्या यूज करोगे आप, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम कर सकते हो, फिर क्या जनरल रिजर्व, फिर क्या पीएनएल। लेकिन करना भी है कि नहीं, हो सकता है CRR से काम हो जाए। तो आप 2-3 लाइन छोड़ के पहले एक एंट्री बना लेना, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, 10,000 बोनस शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, और पूरी नरेशन लिख देना इन द रेशियो 1:4 वगैरह जो भी लिखना है। तो कुल मिला के अमाउंट पहले तय कर लेना, अमाउंट कितना है, 1 लाख, 1 लाख लिख देता हूं, 1 लाख रुपए देना। अब 1 लाख रुपए मुझे बोनस बांटना है, इसके लिए मुझे कहां से मान दो, CRR सिर्फ 55,000 है, बाकी कहां से लाऊं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, कैश रियलाइज, देखिए क्लियर 30,000 ये ले आया। कोशिश करना आप पहले कैपिटल प्रॉफिट्स यूज करो, क्वेश्चन में लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो भी, और फिर बचा हुआ अगर आप चाहते हो तो कहीं से जनरल रिजर्व या पीएनएल किससे भी ले सकते हो, कोई रैंकिंग नहीं इसके बीच में। ठीक है, ये हो गया कितना आपका 85। अब बचा कितना 15,000। ठीक है, तो ये डेबिट, अब ये डेबिट क्या कर लेंगे हम, जनरल रिजर्व। और दूसरी एंट्री में आप ये कर देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। तो ये अकाउंट यहां क्लोज हो गया, 1 लाख रुपए। तो ये अकाउंट जो है एक टेम्पररी अकाउंट है, जो ओपन होता है क्लोज हो जाता है। मेन एंट्री तो ये है रिजर्व्स डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना आसान है, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, कभी वेटेज बहुत कम है, कभी नहीं भी आता है। आगे चलते हैं, एक कॉल वाला क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें। सेकंड नंबर क्वेश्चन में अथराइज दिया है और इश्यूड एंड सब्सक्राइब में आप ध्यान से देखेंगे तो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप। और फिर रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व तो कभी यूज करना ही नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश बिकॉज कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, दिया हो तो भी और नहीं दिया हो तो भी आप मान लें। पीएनएल अकाउंट, लोन। On 1st April, the company has made final call to each on 90,000 shares. The call money was received on 20th. Received इसका मतलब पैसा कैश में आया, बोनस में एडजस्ट नहीं हुआ। तो फिर इस कंडीशन में तो हम सिंपल फाइनल कॉल की एंट्री जो करते आए हैं वो कर देंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में वही अपनी एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 शेयर्स पर 2 रुपए के रेट से कॉल कर दो आप, 1,80,000, 1,80,000 रुपए की कॉल हो गई आपकी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और सेकंड एंट्री में बैंक पेमेंट आ गया ना, रिसीव्ड ओवर लिखा हुआ है। अगर उनको एडजस्ट करना होता बोनस में तो वो इस तरह से लिखते,
तो 1,80,000 ये एंट्री भी होगी। तो 2 एंट्री इजीली हो गई आपकी। फिर क्या लिखा हुआ, देयर आफ्टर, डेट लिखना चाहे तो आप डेट भी लिख दीजिएगा यहाँ पे कि 20 अप्रैल के दिन ये पेमेंट आया आपका। Thereafter the company decide to capitalize the reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. Show the necessary entries in the books of the company and prepare extract of balance sheet immediately after bonus issue, assuming that company has passed necessary resolution in general meeting वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब अगली एंट्री क्या होगी भाई? अगली एंट्री क्या है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, 4 के बदले में 1 शेयर। तो 4 के बदले में 1 शेयर, यानी आपके पास ऊपर अब शेयर हैं कितने, आपके पास अब शेयर्स हो गए पूरे 90,000 शेयर हो गए, और अब फुली पेड अप हो गए 9 लाख के। कितने हो गए? 9 लाख रुपए के 90,000 शेयर हो गए फुली पेड अप। तो 4 के बदले में 1, यानी 22,500 शेयर्स ऑफ 10। तो आपको बोनस के अरेंजमेंट कितना करना है? बोनस टू शेयर होल्डर 2,25,000। कॉल की बात तो अलग होगी, इसलिए कॉल का अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं, कॉल तो कैश में आ गया। वरना बोनस टू शेयर होल्डर 2,25,000 ये अरेंज करना पड़ते, प्लस 1,80,000 ये भी तो बोनस के रूप में देना पड़ता। तो इतना अरेंजमेंट ज्यादा करना पड़ता हमें, मतलब 3 और 1 4,05,000। वो अरेंजमेंट हम कहां से करते? तो वो अरेंजमेंट हम करते रिजर्व से। तो फिलहाल कॉल तो कैश में आ गई, इस कारण से आपको अरेंजमेंट सिर्फ शेयर के बराबर ही करना है। कितना कितना? तो कहां से ले? नंबर 1 हम ले लेते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले लेते हैं 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम से 20,000 ले लेते हैं। रिवोल्यूशन रिजर्व से ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते रिवोल्यूशन रिजर्व। हाँ, अगर रिवोल्यूशन रिजर्व रियलाइज इन कैश, यानी अगर मान लो उसके अगेंस्ट में कोई एसेट्स बिकी होती तो हम ले लेते हैं। फिर क्या है हमारे पास? जनरल रिजर्व है 1,60,000 का, जनरल रिजर्व ले लेते हैं 1,60,000। अभी भी कम पड़ रहा है, अभी भी कम है, तो बाकी कहां से ले सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो पीएनएल अकाउंट से ले लेते हैं कितना? 45,000। ये आपके 2,25 का अरेंजमेंट हो गया। और थर्ड, इसके बाद वाली एंट्री आप जानती हो, ये बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टेम्पररी अकाउंट है, ये बोनस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,25,000। ठीक है, 90,000 शेयर्स, सॉरी 20,500 शेयर्स ऑफ 10 इज इश्यूड टू शेयर होल्डर एज बोनस शेयर। बस सिंपल, इतना इजी, बस कुछ भी नहीं, बोनस शेयर खत्म, बोनस शेयर। अब आप कितने भी क्वेश्चन करेंगे इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। एक मैं आपको नोट्स का क्वेश्चन समझाता हूं। नोट्स के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 80 पेड अप, प्रीमियम अकाउंट, सीआरआर अकाउंट। प्रीमियम का कुछ भी नहीं लिखा है तो हम अज्यूम करेंगे कैश रियलाइज्ड। जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट, डायरेक्टर रिकमेंड द फॉलोइंग विथ अ व्यू टू कैपिटलाइजिंग होल ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट एंड 50,000 आउट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ऐसा पहले से लिख दिया कि आप पूरा होल ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट पूरा ले लें, सीआरआर पूरा ले लें, जनरल रिजर्व पूरा ले लें और पीएनएल अकाउंट कितना लें? 50,000। इतना कैपिटलाइज कर लें, यानी ये यूटिलाइज कर लें फॉर बोनस। पॉइंट नंबर 1, एग्जिस्टिंग शेयर्स बी मेड फुली पेड विदाउट शेयर होल्डर हैविंग टू पे एनीथिंग। ये लाइन ध्यान से, यानी कॉल तो की, कॉल की इसका मतलब आपने शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 शेयर्स पर आप 20 रुपए के हिसाब से कॉल कर लो। ठीक है ना, 4,000 शेयर पे, तो ये 80,000 रुपए की आपकी कॉल। लेकिन आप ध्यान से देखो, इस बार हमें इस कॉल मनी के लिए पैसा नहीं मंगवाना है, तो इसलिए मैं इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ये कर सकता हूं क्या? मैं नहीं कर सकता। बस यही ध्यान रखना भाई, इतनी सी बातों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो गया। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपने शेयर होल्डर से बोनस के लिए कैश नहीं, ये फुली पेड अप के लिए कैश नहीं मंगवाया, बल्कि इस 80,000 को भी आपने क्या किया, इस 80,000 को भी बोनस मान लिया। ये भी बोनस है एक तरीके से। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट
ये 80,000 भी आपने यहां एडजस्ट किया, बस ये इतना सा फर्क है, बैंक की जगह आ गया। लेकिन अब ये डेबिट हुआ, इसका मतलब हमें इतने रुपए का अरेंजमेंट करना है, तो 2 एंट्री तो ये हो गई। फिर तीसरी और चौथी एंट्री क्या, तो थर्ड एंड फोर्थ एंट्री में हम क्या करते हैं, रिजर्व सेंट सरप्लस को यूटिलाइज करते हैं, और फोर्थ एंट्री में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर इश्यू करते हैं। अब एक और डिफरेंस बताता हूं कि बाकी क्वेश्चन में, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर दिए थे, मैंने जो 2 क्वेश्चन किए, बट यहां पर ऐसा नहीं लिखा है। यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है बी पॉइंट में, ईच शेयर होल्डर्स टू बी गिवन फुली पेड बोनस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। प्रीमियम पर बोनस शेयर, यस, बोनस शेयर कैन बी इश्यूड एट प्रीमियम, तो बोनस शेयर भी प्रीमियम पर है। फॉर द रिमेनिंग अमाउंट इन प्रोपोर्शन टू हिज होल्डिंग, assuming that the scheme is accepted and all formalities are gone through, gives guarantees and also show the proportion, also show in what proportion bonus shares will be distributed among shareholders। proportion दिया नहीं, बल्कि आपसे पूछ रहे हैं what proportion, क्या proportion आएगा, तो ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। अगर प्रोपोर्शन दिया होता तो अभी अपन ने दोनों क्वेश्चन में क्या किया, 4,000 शेयर, 4 के बदले में अगर एक प्रोपोर्शन दिया होता तो मैं प्रोपोर्शन निकाल के इतने शेयर्स इश्यू कर देता। लेकिन बात ये कि इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है। अब रेशियो जब नहीं दिया हुआ है तो फिर हाउ टू असर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड एज बोनस शेयर्स, कितने शेयर्स बोनस के रूप में दिए जाए, तो इस बार उल्टा लिखा उन्होंने। बी पॉइंट आप पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, each shareholder will be get fully paid bonus shares at a premium of 25% for the remaining amount। remaining amount मतलब ए पॉइंट में लिखा था कि बोनस फाइनल कॉल के लिए एडजस्ट करना है, बता 80,000 तो ये, और रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा वो सब शेयर्स दे देना एट प्रीमियम, ऐसा कहा। और इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, दैट कैपिटल रिजर्व, होल ऑफ द शेयर प्रीमियम अकाउंट, whole of the share premium account, capital reserve account, general reserve account and P&L account 50,000 P&L account इतना कैपिटलाइज कर सकते हो। इसका मतलब इस बार उन्होंने उल्टा बताया हमें कि आप पूरा सीआरआर कितना है आपका, पूरा 70,000, प्रीमियम अकाउंट कितना है आपका 60,000, जनरल रिजर्व आपका कितना है 1 लाख। तो उन्होंने कहा होल ऑफ द प्रीमियम अकाउंट सीआरआर जनरल रिजर्व एंड 50,000 ऑफ पीएनएल अकाउंट कैपिटलाइज मींस कैन बी यूटिलाइज टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में कितना हो गया, 2,80,000। तो इस बार उन्होंने ये पहले बता दिया अमाउंट, मींस टोटल अमाउंट अवेलेबल उन्होंने बता दिया, इसमें से जो करना कर लो। तो सबसे फर्स्ट टाइम में ये लिख दिया, फिर इसमें से ए पॉइंट लिख दिया कि ए पॉइंट 80,000 आपको फाइनल कॉल यूज करना है, ठीक, उनसे कैश पेमेंट नहीं मंगवाना है। और बी पॉइंट में लिख दिया रिमेनिंग अमाउंट मींस 2,80,000 रुपए जो आपके क्रेडिट है उसमें 80 तो ये डेबिट हो गए, अब रिमेनिंग कितना बचा 2 लाख। यानी अब आप अगले एंट्री में बोनस कितना और डेबिट कर सकते हो, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट आप ज्यादा से ज्यादा और डेबिट कर सकते हो, कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल एट प्रीमियम ऑफ 25%। तो आपसे ये कह दिया क्लियर उन्होंने क्वेश्चन में रिमेनिंग अमाउंट। तो इस बार अमाउंट डिसाइडेड था, पर 2 ही रास्ते ध्यान रखना, या तो नंबर ऑफ शेयर डिसाइडेड रहेंगे तो अमाउंट आप निकाल लेना, या अमाउंट डिसाइडेड रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लेना। ये कंसेप्ट रहेगा आपका कुल मिलाकर, ठीक है। अगर इसमें ये अमाउंट डिसाइडेड नहीं होता तो हम अमाउंट कैसे लाते इतना कि कितना, तो उस अमाउंट में आप नंबर ऑफ शेयर्स भी लाते, फिर ये नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते हैं आपको कि 4 के बदले में 1 या 1 के बदले में 2, इस तरह से। तो नंबर ऑफ शेयर्स ये एंट्री पहले कर लेता मैं, अमाउंट असर्टेन हो जाता है, इतना अमाउंट लाना है, इतना स्किल लाना और इतना स्किल लाना है, 2 बार डेबिट करना है, तो इतने के बराबर क्रेडिट चाहिए मुझे, इस तरीके से सोच लेते। और अगर यहाँ बैंक अकाउंट ऑलरेडी आ चुका होता, यानी पेमेंट फाइनल कॉल का कैश में मंगवाया होता, तो ये बात अलग थी, सिर्फ इतना ही अरेंजमेंट करना पड़ता मुझे। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जो भी करना है इन एंट्री से घुमाना है आपको। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 2 लाख ही अपने पास रिमेनिंग अमाउंट पास, इसी में से कैपिटल निकालना है, इसी में से प्रीमियम निकालना है। तो तरीका ये रहेगा कि आप अमाउंट जो भी आपके पास है उसमें इश्यू प्राइस से डिवाइड कर दो। इश्यू प्राइस से आपने जैसे ही डिवाइड किया, 2 लाख डिवाइड बाय 125, ठीक है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 125 अगर हम करते हैं
तो कितने शेयर्स आते हैं? 1600 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 1,60,000 कैपिटल के हो जाएंगे, 40,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और एक और बात पूछी उन्होंने, प्रोपोर्शन। तो 1600 बोनस शेयर्स दिया आपने एज अगेंस्ट 4000 शेयर्स, यानी ये आप देख लो तो 2:5 का रेशो बन गया। तो 2 बोनस शेयर्स अगेंस्ट 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स। ये प्रोपोर्शन पूछा है क्वेश्चन में, ये भी लिखना पड़ेगा, इसकी मार्किंग रहेगी इस तरीके। तो कोई सा बोनस शेयर का क्वेश्चन आए 1, 2, 3, 4 के अलावा कोई एंट्री नहीं आएगी। बस आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। इन दोनों के बारे में एक ही पॉइंट आएगा, या तो बैंक आएगा या बोनस आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। इन दोनों के बारे में एक ही बात आएगी, या तो अमाउंट दिया होगा तो शेयर आ जाएंगे, या शेयर्स दिए होंगे तो अमाउंट आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं है इसके अलावा बोनस में। तो नोट्स में 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 मैंने करवा दिया आपको, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ होमवर्क। और स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन बोनस शेयर्स के दिए वो सब भी होमवर्क। ठीक, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कम वेटेज है वैसे इस बोनस का, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो 4 नंबर आपके फ्री में है, ये समझ लो आप, बहुत कम मेहनत पे आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट बचता है और वो है राइट शेयर्स के बारे में। राइट शेयर्स वैसे मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में सिखाऊंगा आपको अच्छे से, वहां जगह है AS20 अर्निंग पर शेयर, वहां पर मैं आपको राइट शेयर्स के बारे में बात बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहां फिर भी एक पॉइंट दिया है स्टडी मटेरियल में, इसलिए बता दूं मैं आपको ताकि किसी को डाउट ना आए। स्टडी मटेरियल में आप आए राइट शेयर्स के बारे में। राइट शेयर्स सिर्फ एक एग्जांपल करना है, और एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 4, और कुछ भी नहीं करना। राइट के बारे में कुछ भी ज्यादा मत करना, ठीक है। राइट शेयर्स का कोई वेटेज नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा अजीब सा है क्योंकि AS20 से उठाया हुआ है, इसलिए मैं बता दूं इसके बारे में। आप पहले तो इसके सॉल्यूशन में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्स राइट वैल्यू पर शेयर, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, देखो स्क्रीन पर, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर इश्यू प्राइस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट नंबर ऑफ शेयर्स। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अ कंपनी ऑफर न्यू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1-for-4 बेसिस, 1-for-4। तो ऐसा बोनस में होता है, ऐसे यहां पर भी होता है, 4 के बदले में 1 और 25% प्रीमियम पर, लेकिन वहां फ्री में होता है और यहां पैसे लिए जाते हैं। बस इतना सा अंतर रहता है कि ये जो अमाउंट लेते हैं ये थोड़ा सा मार्केट प्राइस पे कम पे रहता है। फेयर मार्केट वैल्यू आपकी मार्केट में मान लो 100 रुपए का शेयर है, तो आपको कंपनी हो सकता है 95 या 90 में देते। तो राइट शेयर किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। जब भी कंपनी न्यू पब्लिक ऑफर लाती है तो पहले किससे पूछती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। अगर वो मना करते हैं तो किसी और को शेयर इश्यू करती, तो इसको बोलते हैं राइट शेयर। इट इज राइट नॉट ऑब्लिगेशन। हर शेयर होल्डर को लेना कंपलसरी नहीं है, इच्छा हो तो अप्लाई करे, नहीं तो नहीं करे। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है इस तरीके का कि द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 150। कम राइट प्राइस, फॉर्मूला लिख लिया आपने। अब कम राइट प्राइस का मतलब होता है कम राइट प्राइस, कम राइट प्राइस है 150 पर शेयर, 150 रुपए पर शेयर। यानी अभी अगर कोई मार्केट से 150 रुपए में शेयर खरीदेगा तो उस शेयर की वैल्यू में राइट की वैल्यू भी इंक्लूड है। कम का मतलब क्यूमुलेटिव, कम राइट प्राइस, एक्स राइट कम राइट नाम सुना होगा आपने। तो 150 में, यानी अभी अगर मैं मार्केट से 150 रुपए में शेयर लेता हूं तो मुझे भी कंपनी ऑफर देगी, कौन सा? कि मैं राइट शेयर अप्लाई कर सकता हूं। तो एक कट ऑफ डेट होती है, उस डेट के बाद अगर मैं शेयर खरीदूंगा तो मुझे ऑफर नहीं मिलेगा। एक डेट फिक्स रहती है हर केस में, रिकॉर्ड डेट बोलते हैं उसको। डिविडेंड में भी ऐसे होता है, एक फिक्स डेट रहती है, उसी दिन जो जो शेयर होल्डर के लिस्ट में होंगे उनको डिविडेंड का चेक पहुंच जाता है। वरना यूं तो शेयर मार्केट में रोज शेयर होल्डर बदल जाते हैं। आज मेरे पास शेयर, कल भेज दिए मैंने, किसी और के पास आ गए, तो किसी जाएगा राइट? तो एक फिक्स डेट रहती है, उस डेट से पहले कम राइट हो जाता है, उस डेट के बाद एक्स राइट हो जाता है शेयर, यानी उसके बाद आपको राइट ऑफर नहीं होगा। तो यहां पे 150 लिखा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये कैलकुलेशन, बस एक ही क्वेश्चन बनता है, कुछ भी नहीं। अगर आएगा तो ये आएगा, वरना आएगा ही। तो आपके पास कितने शेयर्स थे? नंबर ऑफ शेयर्स तो लिखे ही नहीं इन्होंने,
100 ईच ऑफ 25% प्रीमियम एग्जिस्टिंग, बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास अभी सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, उन्होंने जितना बोला उतना करते हैं। उन्होंने बोला कि 4 शेयर पे 1 शेयर, यानी एग्जिस्टिंग 4 शेयर, 4 शेयर, और उस पे राइट शेयर्स कितने, तो राइट शेयर 1 देना है, ये कंसेप्ट है। तो फार्मूला के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें, फार्मूला क्या था अपना, फार्मूला में क्या निकालना है, फार्मूला है किस बात का, एक्स राइट प्राइस निकालना है, प्राइस पर शेयर। ये कम राइट प्राइस है, एक्स राइट, यानी इसमें से राइट एलिमेंट हट जाए तो एक्स राइट हो जाए, तो राइट की वैल्यू निकालना है, वो राइट की वैल्यू हट जाएगी। तो बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, क्या लिखा है, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर इश्यू प्राइस, क्या है, राइट शेयर इश्यू प्राइस, राइट शेयर प्रोसीड लिख लो आप। प्रोसीड का मतलब है टोटल राइट शेयर से कितने पैसे आए, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग प्लस राइट शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर एंड राइट शेयर। मतलब कम राइट वैल्यू है ना, अभी ये वाली वैल्यू लेते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स की। मान लो मेरे पास 4 शेयर है, तो 4 शेयर की एग्जिस्टिंग वैल्यू 600 रुपए, प्लस मैं एक राइट शेयर इश्यू कर रहा हूं। राइट शेयर कंपनी कितने रुपए के रेट से इश्यू कर रही है, 100 रुपीज इज 25% प्रीमियम, यानी 125 के रेट से इश्यू कर रही है। तो अगर ये राइट शेयर भी 125 के रेट से इश्यू हो जाए, तो आपकी कंपनी में 2 टाइप के शेयर हो गए, इसकी वैल्यू 600 और इसकी वैल्यू कितनी 125, और नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, एग्जिस्टिंग 4 और राइट कितने 1, यानी कुल मिला के 600 और 125, 725 रुपए जो वैल्यू है वो 5 शेयर की है। 5 शेयर की वैल्यू, इसका मतलब एवरेज एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 145 रुपए पर शेयर। तो ये कहलाता है एक्स राइट प्राइस। क्या कहलाता है, एक्स राइट, यानी राइट आ जाने के बाद आपके शेयर का एवरेज प्राइस क्या रह जाएगा, 145 रह जाएगा। पहले क्या था, 150 था, तो पहले 150 था, अभी 145 है। इसका मतलब 5 रुपए जो है ये राइट की वैल्यू, उस राइट की वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ राइट है, वैल्यू ऑफ राइट, उस राइट की वैल्यू है, राइट शेयर की नहीं, राइट की वैल्यू। राइट भी तो अपना आप में सेट होता है, उस राइट की वैल्यू। तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन समझ लो। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत डिटेल में है वहां पर ये, बट फिर भी अच्छा लॉजिक है, आप सिंपल वे में समझ सकते हो। यानी आज अगर मैं देखता हूं तो मेरी बैलेंस शीट में 104 शेयर की वैल्यू 600 है, मैंने इश्यू करके पैसा आ गया, कैश इनफ्लो होने से असेट बढ़ेगी, असेट बढ़ेगी तो नेटवर्थ बढ़ेगी, तो मेरी वैल्यू 600 से बढ़ के 725 हो गई। लेकिन दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में शेयर भी तो बढ़ गए, तो ऑन एन एवरेज मेरे शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, 175। तो जो 150 थे 175 है कि 5 रुपए है ना, कम राइट और एक्स राइट के बीच में राइट का फर्क हो गया, तो 5 रुपए राइट हो गए। ये एकमात्र क्वेश्चन आपका राइट का बनता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और राइट शेयर जब इश्यू करेंगे, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, वही सिंपल एंट्री होगी। राइट शेयर मान लो आपने इश्यू कर दी, ये तो कैलकुलेशन एक्स राइट प्राइस। लेकिन एंट्री वाली बात करें तो एंट्री एक ही होती है, और होती है वही बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पर हो तो सिक्योरिटी। तो राइट शेयर के लिए कोई स्पेशल एंट्री, राइट शेयर मतलब आईपीओ जैसे ही तो है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जैसे ही तो है, पब्लिक ऑफर ही तो है, पब्लिक पैसा देगी, आप कैपिटल दोगे, ठीक है, शेयर इश्यू करेंगे हम इस तरीके से। क्लियर, बस यहां पर आप देख लें स्टडी मटेरियल में भी, तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट है आपका। और ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 था, 6.919 पेज नंबर पे था। कहां है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप देखेंगे 6.19 पेज नंबर पर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आप स्टडी मटेरियल के सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी कर लें, अंदर इलस्ट्रेशन वाले भी कर लें, नोट्स में मैंने आपको क्वेश्चन दिए वो भी कर लें। चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।